विद्यार्थी मित्रों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में अपने पाठ के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने ये प्रण लिया था कि जीते जी वो कभी भी अंग्रेज के हाथ नहीं लगेंगे, और उन्होंने अपने प्रण को पूरा भी किया। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही महान क्रांतिकारी के विषय में बात करने वाले हैं आज, जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद। ट्रीट फॉर ट्रैक्ट, जैसे को तैसा वाली विचारधारा रखने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी की कार्य पद्धति के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। ये पाठ लेखक का एक संस्मरण है और उस संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ी हुई कुछ बातों का जिक्र हमारे साथ किया और उनके व्यक्तित्व का परिचय हमको दिया। और व्यक्तित्व के परिचय में उनका चरित्र कैसा था, उनका काम करने का तरीका क्या था, आज़ादी के बारे में वो क्या सोचते थे, लोगों के बारे में वो क्या सोचते थे, उनकी निडरता के बारे में, इन सारे गुणों के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम लोग आज़ाद जी के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। आज़ाद जी की जो विशेषताएं थीं, उनका निडर व्यक्तित्व, उनकी आत्मनिर्भरता, कम बोल करके बहुत ज़्यादा काम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमको समझाने का प्रयत्न किया है। शुरुआत में कुछ अपनी बात लेखक ने हमारे सामने रखी है। यहाँ हम ये समझेंगे कि लेखक जो है हमारे साथ बैठ कर के आज़ाद जी के बारे में बात कर रहा है, और वहीं से इस पाठ की शुरुआत लेखक ने की है कि उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है। किन्हें? आज़ाद जी को। न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग उठी, उनकी याद आज आई है। भूलना एक महान गुण है, वो समय का विस्तार है, स्मृति के बोझ का वो विश्राम है। भूलना, अगर भूलने का गुण हम में नहीं होता तो क्या होता कि शरीर में लगे हुई खरोंचें, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और बढ़ते हैं। आज हमारे शरीर में कोई चोट लगती है तो वो तुरंत नहीं अच्छी हो जाती, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। लेकिन मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात, वो विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। अगर हमारे हृदय पे कोई चोट लगी है, हमें आघात लगा है, किसी बात से हमें दुख पहुंचा है, तो उस बात को जब तक हम भूल नहीं जाते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। स्मृति यानी याद शक्ति। अगर हमें अपनी याद शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, पुस्तकों का स्वाध्याय करना पड़ता है। लेकिन विस्मृति का जो वरदान है वो सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में भूलना है तो हमें सत्संग में जाना पड़ेगा, अनुष्ठान में जाना पड़ेगा, अर्थात अपने मन को, अपने हृदय को किसी और जगह पर लगाना पड़ेगा। यदि इस संसार में विस्मृति यानी भूलने की बीमारी जो है, भूलने का गुण जो है, वो स्वतः सिद्ध नहीं होता तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहते और जीवन जो था वो कोड़ की खाज बन जाता, मतलब जीने लायक नहीं रहता, क्योंकि अपने अपने घाव, अपने अपने चोटों को याद करके लोग पड़े रहते। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चलती है। धुले हुए पाटों के भीतर से भी कुछ आकर झांक कर रूपरेखा से परिचय करवाते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हों, और ये आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हों। अर्थात जीवन में
भूलना एक गुण है, लेकिन फिर भी जीवन में घटित हुई कुछ घटनाएं, जीवन में खड़ी हुई कुछ परिस्थितियां हम चाह करके भी भूल नहीं पाते। आज हम चाहे कितने भी सुखी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन के कुछ दुखपूर्ण जो संयोग हैं, कुछ दुखपूर्ण जो परिस्थितियां हैं, हम उन्हें आज भी नहीं भूल सकते। और इसीलिए यहाँ पर लिखा कि वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं कि जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है, और उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोक करके स्वयं घंटों तक प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्हें हम चाह करके भी भूल नहीं पाते। और इसीलिए शायद लेखक ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, एक ऐसी ही घटना है और एक ऐसी ही परिस्थिति है। उनकी जो स्मृति है वो मन का पुण्य है। अब यहाँ से लेखक जो हैं वो आजाद जी के बारे में हमसे बातें करेंगे। लेखक कहते हैं कि मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वो मुझे हमेशा भैया कह करके बुलाते थे। आजाद जी लेखक को भाई कहकर, भैया कह के बुलाते थे। किसी के घर भी, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे उनसे मिल जाते, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज सम्मान प्रदर्शित किया है। अग्रज का सम्मान, अग्रज का मतलब होता है आगे जन्मा हुआ बड़ा भाई। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। अगर आपके पास पाठ्यपुस्तक हो तो निशान लगा लीजिएगा। क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, वचन के बड़े कृपण होते हैं, एक बार वचन दिया तो दिया, और मंतव्य के बड़े गोप्य, मतलब कोई भी चर्चा, कोई भी मंत्रणा होती है तो बड़ी गोपनीय होती है, वो किसी को बताते नहीं। पर आजाद जी ने लेखक के साथ कभी दुराव नहीं किया। उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। उन्हें भय नहीं था, वे निश्चित थे कि जीते जी किसी के हाथों में नहीं आ सकते। क्यों? कमर से लटकी हुई दो माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनको पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर में उन्हें छिपा करके रखने की व्यवस्था की जाती, उन घर वालों को वो निश्चिंत रख देते थे। वो स्पष्ट कहते थे अपने साथियों से कि वे 4 घर दूर पहुंच करके तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति ना आ सके। मतलब जिस घर में वो रुकते थे, रुकने की व्यवस्था की जाती थी, तो जब कभी भी ज़रूरत पड़ती थी, कभी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो जाए, तो वो उनको निश्चिंत करते थे कि जैसे अगर तमंचा मतलब पिस्तौल चलाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी भी, तो 4 घर दूर जा कर के वो फायरिंग करेंगे, ताकि जहाँ पर वो रुके हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया है, उससे कभी कोई तकलीफ न हो। उन्होंने महात्मा गांधी जी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया हो। लेखक गांधी जी विचारधारा के थे, और लेखक ने, मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुल करके बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर जो था वो बढ़ता गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। लेखक और आजाद जी के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में नहीं थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे, और उनका काम पूरा करने में मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता था। ये उनका व्यक्तित्व था कि लेखक की इच्छा के प्रतिकूल भी लेखक से वो अपना काम निकाल लिया करते थे। क्रांतिकारियों के कई विस्फोटक कार्य मेरे परिचय के अंतरकाल में हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का संभव नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत वो इशारा कर देते थे, मेरी निद्रा में उसका अनुमोदन न देख करके प्रसंग टल जाया करता था। मतलब बहुत सी ऐसी घटनाएं थी, बहुत से ऐसे कांड थे जो चंद्रशेखर आजाद जी ने लेखक के परिचय काल में किए, लेकिन लेखक की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछ ले। लेकिन हाँ, इशारे में वो बता देते थे कि भाई ये मेरा ही किया धरा है। उनका शरीर जो था वो शक्ति का पुंज था, और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति।
उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। निशान लगा लेना। वो काम करते थे, बहुत कम बोलते थे। ज्यादा बोलना उन्हें पसंद नहीं था, काम पसंद था, उनका काम बोलता था। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। परिवेश में कलगीदार पंजाबी पगड़ी, ढीले सलवार में जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में वे वैसे ही खुलते थे। साधारणतः वे खुले गले और कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है और पूरे पंजाबी परिधान में। मैं अलग अलग वस्त्रों में उनका जो चरित्र था वो खिलता था। हर तरह के वस्त्र उन पर अच्छे लगते थे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह से देखा था। हिंसापूर्ण व्यवहार था उनका। कोई भी अंग्रेज अगर उनके सामने आ गया तो उनकी खैर नहीं। उनकी वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवंती आकांक्षा थी। अगर किसी अंग्रेज के द्वारा किसी हिंदुस्तानी पर अत्याचार होते हुए उन्होंने देख लिया तो हो गया पूरा। और उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। कोई भी अंग्रेज उनके सामने अकड़ करके नहीं चलता था, उनको पसंद ही नहीं था। और अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। अंग्रेजों के साथ काम करने वाले, अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए कुछ विदेशी विचारधारा के हिंदुस्तानी लोग अगर उनके रास्ते में आकर के उन्हें कुछ हो जाता था तो उनके लिए आज़ाद जी के पास सहानुभूति थी। पर निशान लगा लीजिएगा कि सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। उनकी डिक्शनरी में दया जैसी कोई चीज ही नहीं थी अंग्रेजों के लिए। और अंग्रेजों को क्षमा करना यानी मुश्किल को आमंत्रण देना, आपत्ति को आमंत्रण देना। और कई बार उन्होंने ऐसे यानी मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने कई बार परिणाम के द्वारा प्रमाणित किया कि वो जिस पद्धति से कार्य करते थे वही पद्धति ठीक। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय नहीं था। यानी ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, पाप पुण्य के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने का उनके पास टाइम नहीं था, समय नहीं था। और वो इन सब चीज़ों को फालतू लोगों की टाइम पास समझते थे। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। वाक विलास है ना फालतू की चर्चा। लेखक ने कहा मैं ये कह नहीं सकता कि इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से, जिस विचारधारा से मन में हिचकिचाहट हो, काम करने में शिथिलता आए, कार्यभीरुता, डर लगे, जहां बुद्धि की बात आए, पलायनवाद को अवसर मिलता है, ऐसी मान्यता से वे पूर्ण प्रतिकूल थे। मतलब ऐसी मान्यताओं को वो नहीं मानते थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को वो चाहे न मानते हों और कदाचित मानते भी नहीं थे, लेकिन निशान लगाना कि जीवन की पवित्रता, पवित्र जीवन, सामाजिक निर्मलता, समाज का निर्मल चरित्र और वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के भी बड़े पोषक थे। इन गुणों को वो बहुत मानते थे। जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, सामाजिक निर्मलता होनी चाहिए, व्यक्तिगत उज्ज्वलता होनी चाहिए और नीति में उच्चता होनी चाहिए। इन गुणों के वो पोषक थे। कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि बेधड़क हत्याओं को कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल हो सकते थे।
ये व्यक्तित्व है उनका। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूं तब भी उनकी मनुहार, तब भी उनकी छवि जो है मेरे सामने घूम रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हैं, ये आज उनके उन्मिलित होने के बाद ज्ञात हो रहा, आज उनके जाने के बाद पता चल रहा है। राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन, राजनेता उनकी सराहना करें, स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझ करके उनकी मूर्ति बनाएं, अर्चना करें। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजाएं, यानी इतिहासकार अपनी पुस्तकों में उनके बारे में लिखें, उनके बारे में निर्णय करें। जो साहित्यिक हैं उन पर उपन्यास लिखें, कहानियाँ लिखें, काव्य की रचना करें, उन्हें अमर बना दें। संपादक गण उन पर लेख लिखें, टिप्पणियाँ लिखें, साथी सहकारी लोग सभा में भाषण दें, एकांत में उनके लिए आंसू बहाएं। लेकिन मैं यानी लेखक, मेरे अलग देखने वाले किंतु निकटता का अनुभव करने वाले, कर्म क्षेत्र से कोसों दूर प्राणी, केवल एक सफेद कागज पर काली सतरें खींचने के अतिरिक्त क्या कर सकते हैं। ये जो मैंने अब तक उनके बारे में बात की, लेखक कह रहा है, ये जो मैंने अब तक उनके बारे में बात की, इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही, उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की ये पंक्तियां अर्पित हैं। आपने देखा पूरे पाठ में आजाद जी का चरित्र, उनके कार्य करने की पद्धति और लेखक के साथ उनका संबंध जो था। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी की जो कार्य पद्धति थी वो अंग्रेजों के प्रति बड़ी समीचीन थी। यहाँ हम कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में जो आपको लिखने हैं, देख लेते हैं उनको जल्दी से। हृदय की चोट किससे ठीक होती है? विस्मृति से। चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कह करके बुलाते थे? भैया कह करके बुलाते थे। लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया? मक्खन जैसा सदृश कोमल मन। चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? दया का दूसरा नाम था कायरता। और क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। एक एक वाक्य के जो उत्तर हैं उनको देख लीजिए। हालांकि जब पाठ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को निशान करवाया है कि स्मृति की तीव्रता किससे प्राप्त होती है? शास्त्रों के अनुशीलन से, पुस्तकों के स्वाध्याय से। और विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? धार्मिक अनुष्ठानों से, सत्संग से। चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? अभी अभी बात की हम लोगों ने। सामाजिक निर्मलता, जीवन की पवित्रता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नीति की उच्चता। लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं, परिस्थितियों को धन्य माना है? वे व्यक्ति, वे घटना, वे परिस्थिति जिनकी अमिट छाप आज भी हम लोगों के मन पर लगी हुई है। और चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो उनके बारे में कहानी लिखें, कविता लिखें, उपन्यास लिखें। तो आप लोग पाठ को पढ़ते रहिएगा, 1 से 2 बार पढ़ना और जो कुछ महत्व की बातें हैं उन पर अंडरलाइन करना। और वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य के जो प्रश्न हैं आपको चौपड़े में लिख करके जैसे आप लोग भेज रहे हैं वैसे भेजते रहना और पढ़ते रहिएगा।